बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। ऐसी कुछ गलतियां हैं जिसमें लोग मुब्तला होते हैं और जिन लोगों को मेल इनफर्टिलिटी होती है और उसकी वजह से उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, वो लोग तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और बार बार सीमेन एनालिसिस करा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आप लोग क्या गलती करते हैं और आप लोगों को किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या सीमेन एनालिसिस में कोई परेशानी आती है तो आप लोगों का पहला कदम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं और ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आप चाहते हैं कि आपको जो है क्यूरेबल ट्रीटमेंट मिले, आप चाहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि जिससे थोड़ा सा धीरे धीरे तो आराम आए बट ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो है कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू हमें क्यूरेबल ट्रीटमेंट मिले, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, जहाँ पर विज़िट करके आप आसानी से अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दुनिया के किसी भी कोने से शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है। आप कॉल करके कोई भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं और अगर कोई परेशानी होती है तो आप मदद ले सकते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं बट आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं और उसमें माइनर इश्यूज़ आ रहे हैं और आप डायरेक्टली बस मेडिसिन खाने लग जा रहे हैं। हमारे पास रिसेंटली आजकल कुछ ऐसे पेशेंट तशरीफ़ लाए हैं जो पिछले कई सालों से परेशान हैं और उनके पास इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ सीमेन एनालिसिस है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा रखा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के भी हैं, बहुत सारे पेशेंट ओलिगोस्पर्मिया के भी हैं, बहुत सारे पेशेंट एस्थेनोस्पर्मिया के हैं और कई सारे पेशेंट टेरेटोस्पर्मिया के भी हैं जिनको ये परेशानी आ रही है। कुछ पेशेंट को एग्लूटिनेशन जो है वो प्रेजेंट आ रहा है। अब वो लोग गलती क्या कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आखिर ये चीज़ क्यों है, ये बीमारी जो उनके सीमेन एनालिसिस में आ रही है ये बेसिकली क्या है और इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, उसको वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, अगर उनको एज़ोस्पर्मिया आ रहा है सीमेन एनालिसिस में तो उन्होंने खुद ही से ये अज्यूम कर लिया कि सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म बन नहीं रहे हैं, इस वजह से 0 है, बन रहे होते तो आ रहे होते। हालांकि ये ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, हो भी सकता है। तो पहले नंबर पे ये कि ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने ये अज्यूम कर भी लिया कि स्पर्म बन नहीं रहे हैं तो क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि स्पर्म को हम फिर से बना सकते हैं, क्या स्टेजेस हैं कि जहाँ तक के स्पर्म को हम फिर से मैच्योर कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको पता नहीं हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि मैच्योरेशन, कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। रेयर केसेस में कुछ पेशेंट का हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हुआ है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि स्पर्म कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट है तब भी आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं वो सारी चीज़ें, है ना। तो एक बात तो ये, अगर कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर ट्रीटमेंट तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरी बात ये चीज़ आपको पता भी नहीं है अभी कि कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट है, लेट मैच्योरेशन अरेस्ट है या अर्ली मैच्योरेशन अरेस्ट है, इन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते। दूसरी बात ये, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अगर स्पर्म आपके सीमेन एनालिसिस में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो गया या स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो स्पर्म नहीं आ रहे। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटली पाया जा रहा होता है, अंदर स्पर्म प्रेजेंस होते हैं, लेकिन उनके बाहर आने का रास्ता क्लियर नहीं होता है। सम टाइम क्या होता है कि वास डिफरेंस जो है वो डेवलप ही नहीं होती है कुछ पेशेंट में, और कुछ पेशेंट में क्या होता है कि होती तो है लेकिन वो ब्लॉक्ड होती हैं।
वो जो है रास्ता क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से स्पर्म आपके ट्रेवल करके बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। दो तरह का एजोस्पर्मिया समझ लीजिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। थोड़ा डिटेल में जब हम जाते हैं तो तीन तरह का एजोस्पर्मिया हम लोग कहते हैं, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया या इसी तरीके से पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। इस तरीके से इतनी तरीके का एजोस्पर्मिया होता है। अब आप लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि बस स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाने लगते हैं और खाते ही रहते हैं, काउंट बढ़ता नहीं है। आप डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स, दवाओं पे दवाएं बदलते रहते हैं और आप परेशान रहते हैं। तो पहले नंबर पे इसी तरीके से और भी इश्यूज़ जो होते हैं आपके, ओलिगोस्पर्मिया है, स्टेनोस्पर्मिया है, टेरेटोस्पर्मिया है, कुछ भी होगा आपको तो उससे रिलेटेड आपके अंदर सिम्टम्स आएंगे, उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में कॉजेज़ होंगे। उन कॉजेज़ को समझना, उन सिम्टम्स को समझना और उन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना, उन सबब को जो है शनाख्त करना कि भाई हाँ इस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, ये ट्रीटमेंट का पहला उसूल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको ये परेशानी क्यों हो रही है, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, रूट कोज को आप क्योर नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। तो पहले नंबर पे अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आपके अंदर एजोस्पर्मिया है, या आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, या आपको पता चल जाता है आपके अंदर एस्थेनोस्पर्मिया है या टेरेटोस्पर्मिया है, या एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पहले नंबर पे जो जिम्मेदारी है आपकी, उस चीज़ को कंफर्म करना है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हैं आपके अंदर, बीमारी एक्चुअल क्या है, रूट कॉज क्या है। और ये जाहिर सी बात है हर कोई खुद से नहीं कर सकते, तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स के यहाँ विजिट करना है। पहले नंबर पे जो जिम्मेदारी है वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास विजिट करना है। ये नहीं समझना है कि भाई हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो बहुत सारी जांचें कराएंगे वो, और फिर जो है पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। लाइए हम हकीम साहब से कंसल्ट कर लेंगे, बुराई नहीं है, आप कंसल्ट करिए, क्वालिफाइड हकीम है उनके पास जाइए, है ना, और प्रॉपर वे में कंसल्ट करिए और सही से सारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाने के बाद ही इलाज करिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट डेली बेसिस पर ऐसे तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड करके वापस भेज देते हैं, उनको दवाएं स्टार्ट भी नहीं करते हैं। उनको बता देते हैं कि आप तशरीफ़ ले जाइए, ये जांचें करा करके हमको रिपोर्ट शेयर करिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो पहले नंबर पर आपकी डायग्नोसिस कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट, उसूल इलाज जो है उस पर डिपेंड हो करके, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट आप करेंगे, तब इंशाल्लाह ये बीमारियां जो हैं आपकी वो जड़ से ठीक हो जाएंगी और प्रॉपर आप जो है इन डिजीज़ से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को आज की इस वीडियो से हमने बताया, आप लोगों को समझाने की कोशिश की, और ख़ुद से ही इस तरह की मेडिसिन खाते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। फीमेल में का भी जो है टाइम वेस्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी एज बढ़ रही होती है, एक की क्वालिटी डिक्रीज हो रही होती है, आपके अंदर भी जाहिर सी बात है एज बढ़ रही होती है, और उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर आते जाते हैं एज के बढ़ने के साथ साथ। तो इस तरह की परेशानियां आपके अंदर दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। इस वजह से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का ख्याल रखिए और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। प्रॉपर वे में डायग्नोसिस के बाद सही से जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।